अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो पूरा का पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के बुनियादी उसूलों के गिर्द जो है वो घूमता है। इस जो गुड गवर्नेंस के हवाले से अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस में सबसे पहले न सिर्फ ये कि मिसमैनेजमेंट जो है और जो माली या इंतजामी बदइंतजामी जो है ये डिटेक्ट होती है, बल्कि इसका सद्देबाब भी किया जाता है और एक बहुत इफेक्टिव जो है ये टूल है मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए। लेकिन ये सिर्फ उसी जगह पे मुमकिन होता है, उसी माहौल में पनपता है कि जहां पर बाकायदा कॉर्पोरेट एंटिटीज जो हैं वो पनप रही हो, जहां पे एक एहसासगार माहौल हो। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं सेटिज्म का जो कल्चर है वो उसका अक्स नजर आता है। ये क्या इश्यूज हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर रेगुलेटर जो है उसका इसमें क्या किरदार है, किस हद तक वो इससे निपट रहा है और क्या लूप होल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इश्यूज क्या है, ये जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद मिर्जा साहब, माहिर मालियाती उमूर हैं। इसके साथ साथ आप चेयरमैन भी हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी बोर्ड और एक्स चेयरमैन, साबिक चेयरमैन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खालिद मिर्जा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर जो है, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर होगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होगी, किस नहज पे आप देख रहे हैं, हमारी यहाँ किस हद तक ट्रांसलेट होता है हमारी मुल्क की मईशत को आगे लेकर चलने में? बेग साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, मैं मेंबर हूं इस वक्त पॉलिसी बोर्ड का, चेयरमैन नहीं। मेंबर पॉलिसी बोर्ड, ओके, बहुत शुक्रिया। जहां तक ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ताल्लुक है, ये जब मैं चेयरमैन ACCP था तो उस वक्त हमने पहले इसका किया था इब्तिदा और हमने पहला कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाया था। उसके बाद ये 2-3 दफे रिवाइज हुआ है और मुझे तो याद है कि जब ये बना था तो उसकी बड़ी ऑपोजिशन थी या कॉर्पोरेट सेक्टर से, ताकि वो समझते थे कि हम बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेसी बना रहे हैं। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ना, बुनियादी तौर पे ये हम बात कर रहे हैं निजाम की, सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसके बेसिस पे तो कंपनीज गवर्न होती है और कंट्रोल होती है। मतलब मैं जो सर बात कर रहा था सेटिज्म वाला जो कल्चर है वो शायद रुकावट था। ये अच्छी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सेठों ने इतना इसको अपोज नहीं किया जितनी उस वक्त मल्टीनेशनल्स ने अपोज किया। और जब मैं उनसे मिलता था उसी चेंबर में और हर जगह, तो मैं कहता था कि आपके तो अपने मुल्कों में ये है, तो यहाँ क्या आपको तकलीफ हो रही है? हाँ। तो ये बात ये है ना कि ये अगर निजाम ठीक होता है तो मैनेजमेंट भी ठीक होती है। मकसद निजाम का मैनेजमेंट नहीं है, मकसद ये है कि जो इक्वेशन है, जो जिनके राइट्स और जिनके लुक आफ्टर करना है, जिनको सेफ गार्ड का करना है, वो हो रहा है कि ये नहीं हो रहा। अब कॉर्पोरेट में क्या होते हैं, एक तो शेयर होल्डर्स होते हैं, हाँ। दूसरा मेजॉरिटी लोग होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है। अब जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने तो मैनेजमेंट को इलेक्ट किया है ना, तो उनके इंटरेस्ट में है कि ये कंपनी जो है ये प्रॉपर्ली गवर्न होए, ताकि उनके इंटरेस्ट लुक आफ्टर होए, वो उनकी जो है वो सेफ गार्डिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है, राइट, शेयर होल्डर्स जी, ठीक है। तो ये अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही काम करती है, जिस मुल्क में ये सही काम की है, तो हमने देखा है कि कैपिटल मार्केट को बड़ी फरोग मिली है। ठीक है, आ जाते हैं सर, कैपिटल मार्केट पे भी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं जरा रुकना चाहूंगा यहीं पे। जो आपने बात की कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के सेफ गार्ड के लिए, उनके तहफ्फुज़ के लिए, तो रॉन्ग एट वेरी बिगिनिंग बहुत सी जगहों पे हमने देखा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन होती है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रोल होता है, वहां पे भी कुछ इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो है ना, ये है पाकिस्तान में। वो किस हद तक वो अपना किरदार का कर रहे हैं या किस हद तक इंडिपेंडेंट हैं, किस हद तक वो अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तो एक डेफिनेशन है ना, उनका कोई ताल्लुक होना चाहिए मैनेजमेंट से, किसी और से, कंपनी से कोई इनकी डीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, वो तो है। मगर बात यह है कि वो अपना रोल प्ले करते हैं कि नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, ना पाकिस्तान में, हर जगह।
ताकि बात ये है ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो उसके साथ साथ वो एक डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर भी हो सकता है, ताकि उसका कोई बीच में है तो नहीं ना उसका स्टेक तो। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सही है और अपना काम सही करता है, राइट कॉमन सेंस क्वेश्चंस पुट करता है, तो मैनेजमेंट को फिर चुकन्ना होना पड़ता है बोर्ड में, और बोर्ड के जो सारी बोर्ड ठीक तरह से फंक्शन करती है। और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि हमारे कोड के मुताबिक कम से कम 1/3 जो बोर्ड है, अगर बेलफास्ट 9 बोर्ड मेंबर तो 3 कम से कम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव के 3 से ज्यादा नहीं, 1/3 से ज्यादा नहीं, और बाकी जो हैं जो 3 रह जाते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब वो दे आर नॉट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, मगर वो इंडिपेंडेंट भी नहीं, उनका कोई ना कोई ताल्लुक है कंपनी के साथ, ठीक है। तो ये एक रिसीव्ड विजडम जो है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ये है कि इस किस्म का स्ट्रक्चर अगर होए तो फिर कंपनी का बोर्ड जो है सही तरीके से। ये तो एक आइडियल माहौल की आप बात कर रहे हैं, बट देयर इज ए रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज देयर। वो किस हद तक इसको देखता है, किस हद तक खुद कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या वहां पर भी है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर सही गवर्न नहीं कर रहा तो रेगुलेटर जो है उसका क्या किरदार है फिर? मैं अर्ज करूं आपको, पहली चीज तो ये कि जहां तक कोड का ताल्लुक है वो मेरा ख्याल है स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसमें कोई मसला नहीं है। जहां तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है उस कोड का, वो जिम्मेदारी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की, और हमारा कोड कुछ तो उसके जो हिस्से हैं वो मैंडेटरी हैं, वो करने ही करने हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कंप्लाई और एक्सप्लेन के बेसिस के ऊपर कि कंपनी ने करने हैं, मगर अगर किसी वजह से नहीं कर सकती तो फिर कंपनी को एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है ये काम सही तरीके से कर रही है कि नहीं, और इसमें मैं जाती तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, कि वो मेरे ख्याल में अभी वो पूरी जिस तवज्जो के साथ उनको ये काम करना चाहिए शायद नहीं कर रही, और जैसे आपने जिस तरफ इशारा किया कि कैपेसिटी का कंस्ट्रेंट्स का, और ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पिछले 2-4 साल में ये जो प्रेजेंट चेयरमैन है वहाँ आमिर, उनके नीचे इसने काफी तरक्की की है, काफी इम्प्रूवमेंट आई है, मगर इन्फोर्समेंट का जो एरिया है उसमें अभी खामियां हैं, और अभी इसमें काफी और काम होना है। ठीक है, तो ये भी एक इन्फोर्समेंट में आता है कि जिम्मे ही आती है। ठीक है मिर्जा साहब, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे एक बोर्ड की कंपोजिशन की, फिर डायरेक्टर्स की, फिर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स की, ये सारी चीजें अगर मैं रिकॉल करूं तो जब कराची स्टॉक एक्सचेंज एक जमाने में हुआ करता था, जो कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जब इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते थे, इसका बोर्ड बहुत ही अहमियत का हामिल होता था, फिर उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं बड़ी, मतलब इसमें खबरें भी आती थी, और जो इनके चीजें हैं वो बहुत हाईलाइट हुआ करती थी। अब क्या उसी एक्सचेंज के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गालिबन 200 के करीब है, अब अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितनी रह गई है, क्या वो कंपनीज भी उसी तरीके से उसको फॉलो करती हैं? जी, अब तो ये कंपनी लॉ के रूल्स में आ गया। पहले तो ये लिस्टिंग रूल्स में था कराची स्टॉक एक्सचेंज के, अब तो ये रूल्स बन गए हैं, जो कोड बना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उसको कंपनी लॉ का हिस्सा बना दिया, वो उसके रूल्स हैं कंपनी लॉ के। तो अब तो उन्होंने करने ही करना है उसको फॉलो। वैसे पहले भी करना था कि अगर ना करते तो वो डिलिस्ट हो सकती थी। तो ये तो है वहां पे, ये जहां तक अभी सारी चीजें अपनी जगह हैं। सवाल तो ये पैदा होता है कि ये वाकई इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और किसी हद तक तो हो रहा है, और मेरा ख्याल है अभी काफी और इम्प्रूवमेंट इसमें होनी है। ठीक है, ये इसमें तो अच्छा सर, जब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, जरा कैपिटल मार्केट्स के ऊपर आ जाते हैं। जब भी वहां पर टैक्सेशन के हवाले से बात होती है, या किसी और समझ लें कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बात की जाती है, तो कहा जाता है कि ये बिजनेस जो है, शेयर्स मार्केट का जो बिजनेस है, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स कंप्लाइंट जिसे आप कहते हैं, या फिर अब ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर है। बात ये कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं
ان کے اندر، کیونکہ کیپٹل فارمیشن اسٹاک مارکیٹ کا اصل مقصد جو ہے وہ چیپ فنڈ ریز کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم 7% پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں باہر سے ہم پیسہ لے کر آ رہے ہیں یا پھر ہم سکوک کی طرف آ رہے ہیں، ہم دیگر بانڈز کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی ایک سیکٹر اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے حوالے سے، تو اس میں پھر کیپٹل فارمیشن کیوں نہیں ہو پا رہی؟ جس کام کے لیے اس سیکٹر کو بنایا گیا ہے وہ کیوں نہیں پرفارم کر پا رہا؟ مرزا صاحب نہیں، اوکے، میں آپ کو عرض کروں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک گورننس کا تعلق ہے کسی حد تک یہ ٹھیک ہے، یہاں پہ مگر بہت ابھی جیسے میں نے پہلے کہا نا، اس میں امپروومنٹ ہونی ہے۔ کوڈ تو ہے، کوڈ کی انفورسمنٹ میں بھی خامیاں ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تو ایک طرف، مگر جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے، جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ کیپٹل ریز کیونکہ آپ پڑھاتے ہیں سر، یہ لمس میں آپ پڑھاتے ہیں، میں اسی لیے جاننا چاہ رہا تھا آپ سے۔ جی میں ابھی کر رہا ہوں کہ یہ جہاں تک کیپٹل ریزنگ کا تعلق ہے، پرابلم یہ ہے کہ بڑی اسٹرکچرل فلاز ہیں ہماری کیپٹل مارکیٹ میں۔ سب سے بڑی فلا تو یہ ہے کہ وہاں پہ منوپلیز ہیں، جدھر دیکھیں آپ منوپلی ہے۔ اوکے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج منوپلی، ٹریڈنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ منوپلی، جو وہ ہے کلیئرنگ ہاؤس ہے وہ منوپلی ہے۔ جو سر اب تو کافی انٹیگریشن ہوئی ہے اب تو پورے سسٹم میں، چاہے وہ کلیئرنگ کے حوالے سے ہو، ٹریڈنگ کے حوالے سے ہو، مینجمنٹ کے حوالے سے ہو، لسٹنگ کے حوالے سے ہو، کافی اس میں تو انٹیگریشن ہوئی ہے نا پورے سسٹم میں۔ یہی تو خامی ہے، یہی خامی ہے، یہی تو پرابلم ہے، تاکہ کوئی کیپٹل مارکیٹ دنیا میں نہیں ترقی کر سکتی جب تک کمپٹیشن نہ ہوئے، جب تک بہت ساری اسٹاک ایکسچینجز آپس میں کمپیٹ نہ کر رہے ہیں اور ساتھ الیکٹرانک ٹریڈنگ سسٹمز ہوئے ساتھ۔ تو سر آپ تو غالباً رول بیک کی بات نہیں کر رہے، جب پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد اسٹاک ایکسچینجز پہلے چلا کرتی تھی۔ جی سر، پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ کو جو سب سے بڑا خنجر لگا ہے نا، وہ جب انہوں نے 2 اسٹاک ایکسچینجز کو انہوں نے ڈی لسٹ کیا اور ایک رہنے دی، یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اس کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج بنا دیا۔ اس سے بڑھ کے کیپٹل مارکیٹس کی ڈس سروس نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے، تو یہ ان کو چاہیے تھا اس وقت ایک اور اسٹاک ایکسچینج بناتے یا لاہور اسٹاک ایکسچینج کو اسٹرینتھن کرتے۔ لاہور اسٹاک ایکسچینج کے تو پیچھے پڑ گئے تھے ہاتھ دھو کے، اور ان دونوں اسٹاک ایکسچینجز کو انہوں نے فورس کیا وہ کرنے کے لیے ڈی لائسنس، انہوں نے ٹھیک ہے۔ تو یہ تو انہوں نے یہ کسی ہندوستان میں دیکھ لیں آپ کے ساتھ والے ملک میں، اوکے، ایسی کوئی نہیں بات کرا، 10 اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہاں پہ، اوکے، اور وہاں پہ اب جو مین اسٹاک ایکسچینج وہاں پہ بامبے اسٹاک ایکسچینج یا پھر اس کی کمپٹیشن میں بنی ہے نیشنل اسٹاک ایکسچینج، انہوں نے آگے بنائی ہے میٹروپولیٹن اسٹاک ایکسچینج، کم از کم 10 ECNs ہیں وہاں پہ، اور کلکتے کی بھی اسٹاک ایکسچینج ہے، اور کیا کہتے ہیں ڈفرنٹ جو ہے فیچرز۔ خالد مرزا صاحب بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے۔ عمران میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہ رہا ہوں، بٹ ہم تو کیپٹل مارکیٹ کو ہم نے تو ہاتھ دھو کے پیچھے پکڑا۔ سر میں اسی ویک ایک سیپریٹ پروگرام جو ہے آپ سے اسی کے اوپر کرنا چاہوں گا۔ پاکستان میں جی پاکستان میں کیپٹل مارکیٹ میں انشاءاللہ اسی ویک میں کل یا پرسوں جو آپ کے ساتھ ایک اور سیٹنگ کروں گا، اور ہم بات کریں گے کیپٹل مارکیٹس کے حوالے سے، ان کی جو انٹیگریشن اور ڈی کاپٹائزیشن وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوئی تھی، اس سے اگر نقصان پہنچا تو کتنا پہنچا۔ کل یا پرسوں کے پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو زحمت دینا چاہیں گے اسپیشلی اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ خالد مرزا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ہم آگے آنے والے پروگرام میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔